हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, सब बढ़िया। क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं? एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट, कंपाउंड, ठीक है ना? ये सब हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। सब चीज़ क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं कि केमिस्ट्री हम लोग को पढ़ना कैसे है। केमिस्ट्री के जब हम लोग बुक छुएंगे, किताब छुएंगे, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे बेटा। ये हमारा प्रयास है कि आप जब किताब उठाओ एकदम फर्राटेदार उसको पढ़ते जाओ, दिमाग में एकदम हर एक कंसेप्ट क्लियर होता जाए। हर जो बेसिक टर्म है वो तो पहले हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। जो बेसिक टर्म है वो हमारा क्लियर रहेगा तभी तो हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे बेटा। ठीक है, तो वही प्रयास करते हुए ये हमारा आज का वीडियो है, पार्ट 6 या पार्ट 7 है। तो यहाँ पर सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे कि आयंस होते क्या हैं, आयंस क्या होते हैं, और आयंस से फिर आगे वाले क्लास में कंपाउंड कैसे बनते हैं। कंपाउंड सीख जाएंगे तो पूरा केमिस्ट्री हमारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री जब आएगा तो बहुत सारे कंपाउंड्स आएंगे, आयनिक कंपाउंड्स, कोवैलेंट कंपाउंड्स भी आएंगे। तो आयनिक कंपाउंड्स अगर आते हैं, उनका नाम अगर पढ़ना है, केमिकल इक्वेशन बनाना है, तो सबसे पहले नाम जानना पड़ेगा। नामे नहीं पता है, उसका सिंबल तो अगर पता भी है लेकिन उसको लिखने का तरीका, क्या वो सही फार्मूला है, नहीं पता है, तो मेरा पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं केमिस्ट्री। तो पहले बेस तो क्लियर करें। तो आज हम लोग सीखेंगे आयंस होते क्या है। तो आयंस को जानने से पहले आज हम ये सीखेंगे बेटा कि एटम है क्या और एटम के कंस्टिट्यूएंट क्या है। ठीक है, तो हमने देखा कि एटम के कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं वो क्या होते हैं। जनरली आप लोग के लिए क्लास 9 के लिए, 10 के लिए, 11 के लिए, 12th में भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, क्वार्क बस नाम है। आगे जाएंगे तो उसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो एटम्स क्या जानते हैं, एटम में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, यू नो। फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ ए कांस्टिट्यूएंट, यानी कि इनका पोजीशन क्या होता है किसी भी एटम में। तो एटम में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, यू नो। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होते हैं, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? शेल्स। जिस पाथ पर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? शेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये है शेल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि किसी भी शेल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 2n² के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेल में 2 मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में 18, फोर्थ सेल में भी 32, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए क्या लिखते हैं? 18। ठीक ना, तो इस तरीके से ये सेल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है मैक्सिमम। क्लियर है, ये जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि एटम में चार्ज कितने होता है टोटल, नेट चार्ज इन एटम। ठीक है ना, टोटल चार्ज कितने, नेट मतलब क्या हुआ, यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नेगेटिव चार्ज कितने होते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? किसी एटम में टोटल चार्ज कितने हैं, नेट चार्ज कितने, हमको ये देखना है। तो हमको नेट चार्ज हमको कहां से मिला है? क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास ही चार्ज होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन के पास तो होते ही नहीं है। ठीक है, तो नेट चार्ज हमको देखना है। तो हमने एक टर्म पढ़ा था, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर है क्या? तो एटॉमिक नंबर गिव्स द नंबर्स ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, यानी कि हमें एक आइडिया देता है या हमें बताता है कि किसी भी एटम में प्रोटॉन की संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। एटॉमिक नंबर हमको ये बताता है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन होंगे, जितने एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन होगा, उतने ही क्या होंगे बेटा? उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, सपोज दैट अगर मान लेते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 11 लिखा है, एटॉमिक मास है। एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 11, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है इसलिए प्लस 11 प्रोटॉन, और उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या होगा? नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि नेट चार्ज कितना हुआ किसी भी एटम में। तो किसी भी एटम में अगर मान लेते हैं सोडियम की बात करें, 2 1 क्लासिफिकेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले सेल में मैक्सिमम 2, दूसरे सेल में 8, बचा कितना? 1 ही ना, तो 1 हुआ। तो आप बताओ किसी भी एटम में नेट चार्ज कितना होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं टोटल प्रोटॉन कितना बेटा? प्लस 11। इलेक्ट्रॉन कितना है? माइनस 11। यही ना चार्ज, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो नेट चार्ज जो होगा वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चलते होगा। तो दोनों की संख्या देखो बराबर है ना, प्रोटॉन की जितनी संख्या उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो नेट चार्ज कितना हुआ? 0। नेट चार्ज कितना हुआ? 0।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी एटम में नेट चार्ज क्या होते हैं, जीरो होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चार्ज विपरीत है, अलग एक प्लस और दूसरा माइनस है, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। तो किसी भी एटम में नेट चार्ज कितना हुआ, जीरो होता है, यानी कि एवरी एटम हैज ए न्यूट्रल, ठीक है ना, न्यूट्रल प्रॉपर्टी। इसके पास न्यूट्रल प्रॉपर्टी होती है, इस पर कोई चार्ज होता ही नहीं है। क्यों, नेट चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है। अब एटम की प्रॉपर्टी समझ में आ गई, एटम न्यूट्रल क्यों होता है। अब इस न्यूट्रल एटम से हम लोग चार्ज बनाएंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग कैसे चार्ज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखेंगे कि इस न्यूट्रल एटम से हमारा चार्ज कैसे बनेगा, आयंस कैसे बनेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलिए बेटा, अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी न्यूट्रल एटम से अब आयन बनता कैसे, ठीक है। अपने टॉपिक पर आते हैं। तो कोई भी न्यूट्रल एटम यह चाहता है कि वो अपने आउटर मोस्ट सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या फिर 18 हो जाए, ठीक है। जिनके पास ये ऑलरेडी जैसे हमारा इनर्ट गैसेस है, इनर्ट गैसेस जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, इनके बाहरी सेल में 2 या 8 या 18 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसलिए स्टेबल है। लेकिन जिनके पास नहीं है, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2 या 3, ठीक है। या उनके या नॉन मेटल्स हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन, इनके बाहरी सेल्स में 5 है, 6 है, 7 है। तो किसी के भी एक 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए, यानी कि अपने बाहरी सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसके लिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को या तो रिलीज करेंगे या तो फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो इसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में या इलेक्ट्रॉन को गेन करने के समय में जो भी उन पर नेट चार्ज बचता है, रिमेनिंग होता है, वही क्या कहलाता है, अब वही एटम क्या बन जाएगा, नॉट ए न्यूट्रल। अब नेट चार्ज क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव। तो वो एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं वो उस एटम पर एक तमगे की तरह, एक फीते की तरह उस पर हम चिपका देंगे। ये तो ये पॉजिटिव हो सकते हैं या तो फिर निगेटिव हो सकते हैं। अब आइए इसको हम लोग करके देखते हैं कैसे होगा बेटा, एकदम इजी तरीके से। तो पहला केस है कि अगर कोई न्यूट्रल एटम बेटा अपने में से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है फॉर द स्टेबिलिटी, जैसे फॉर एग्जांपल हम मेटल्स के एटम जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम है। तो चलो पहले हम देखते हैं सोडियम पर क्या होता है, ठीक है। तो सोडियम एक न्यूट्रल एटम है। जैसे मान लेते हैं सोडियम में क्या होता है, सोडियम 11 होता है, मास नंबर 23, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं 2,8,1, ठीक है। 2,8,1 11th क्लास में 1s2 2s2 हो जाएगा, यही चीज अभी फिलहाल देते हैं 281। अब बताओ प्रोटॉन की संख्या कितनी है, पहले ये देखो, पहले देखो प्रोटॉन की संख्या किसी भी न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, +11। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, -11। नेट चार्ज कितना हुआ बेटा, 0 हुआ। अब जा देखो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अगर सोडियम चाहता है कि मैं अपने सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो 2 केस है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें। तो कौन आसान पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकालना या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो बहुत आसान पड़ेगा। चलो 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो बचा क्या, 8 की सेल में 8 बचा ना। तो इसके लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, यानी कि जब सोडियम, एकदम फोकस बना के, यानी कि वैन सोडियम, ठीक है ना, लॉस द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को जब लॉस करेगा तब क्या होगा बेटा। अब यही देखिए, पहले नेट चार्ज कितना था, 0। अगर वही मान लिया यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 लिखते हैं, ठीक ना। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो अब क्या होगा, देखिए, तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा, +11, क्योंकि हमने प्रोटॉन को तो नहीं निकाला ना, हमने निकालना सिर्फ इलेक्ट्रॉन को,
इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, माइनस एक निकल गया तो क्या हो जाएगा, -10। ठीक है ना। अब बताओ नेट चार्ज कितना हुआ, नेट चार्ज कितना हुआ, इसको क्या लिखेंगे, +1। क्यों, क्योंकि +11 -10 कौन बड़ा, +11 कितने टर्म में ज्यादा, +1 के टर्म में। तो यही चार्ज मैं उस सोडियम पर लिख दूंगा। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, कैसे आप लिखोगे इसको, तो सोडियम, ठीक है, इसमें एक टर्म आता है एनर्जी, लेकिन अब वो भी नहीं पढ़ाएंगे। बस ये देखो सोडियम क्या करता है, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, सोडियम अपने में से क्या निकालता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, लेकिन इस पर निकालने पर क्या आ गया, यही नेट चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें से, किसी भी न्यूट्रल एटम में से 281 था ना पहले, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 0। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो नेट चार्ज बताओ उस पर कितना आ गया, +1। यही चार्ज मैं इसके ऊपर लिख देता हूं, +1। प्लस लिखो या +1 लिखो, कोई बात नहीं। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये कौन सा स्टेट है, न्यूट्रल स्टेट, और ये कौन सा स्टेट है, आयनिक स्टेट। आयनिक स्टेट कब होगा, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। सेम केस अगर मैग्नीशियम की अगर बात करें, मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम क्या करता है, अगर देखो इनके में क्या होता है 2,8,2, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, +12, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, -12, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो जितना प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 12 हो तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 12, और प्रोटॉन भी कितना होगा, 12। तो नेट चार्ज बताओ कितना होगा, 0। तो ये चाहता है, और स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहता है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आखिरी सेल्स में, स्टेबल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस करता है। ठीक है, तो लॉस करेगा तो क्या करेगा, Mg। लॉस करने के बाद देखो क्या होता है, लॉस करने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन देखो, प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, +12 ही रहेगा, प्रोटॉन में कोई चेंजेस नहीं। इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितना बचा, -10। नेट चार्ज बताओ कितना हुआ, +2 ना। एक्स्ट्रा चार्ज बताओ कितना हुआ, +2। वही एक्स्ट्रा चार्ज मैं क्या करूंगा, इस एटम पर डाल दूंगा, +2। यानी कि ये न्यूट्रल एटम से, दिस इज ए न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम से क्या बन गया, पॉजिटिव, क्या बना, पॉजिटिव आयंस बन गया। कौन सा आयन, मैग्नीशियम आयंस। क्लियर है। तो किसी भी, अगर किसी भी एटम में से, न्यूट्रल ऐसा एटम में से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं तो उस पर क्या कैरी किया जाता है, कौन सा चार्ज आता है, कंटेन है पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या कर देते हैं, कंटेन कैरीज पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत। उसी तरह सेम केस एल्युमिनियम में भी देख लेना, 13 है तो 283 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो क्या हो जाएगा, Al+++3, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। यहाँ पर भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर जनरल नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि मैग्नीशियम अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या आ जाता है इस पर चार्ज, मैग्नीशियम +2। ये भी देखो इक्वेशन कितना अच्छा बन गया आपका। न्यूट्रल एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद क्या बचा, Mg+2। क्यों बना ऐसे, तो Mg पर +2 ही क्यों लिखते हैं, Mg पर सोडियम पर +1 ही क्यों लिखते हैं, ये आपका रीजन पता चला कि सोडियम पर +1 ही क्यों लिखते हैं, मैग्नीशियम पर +2 ही क्यों लिखते हैं, प्लस क्यों लिखते हैं, माइनस क्यों नहीं लिखते हैं। ठीक है ना, प्लस इसलिए लिखते हैं या इसलिए लिखते हैं कि उस पर नेट चार्ज बेटा जो बचता है, एक्स्ट्रा जो नेट चार्ज बचता है वो किस फॉर्म में होता है, प्लस में, क्योंकि दोनों में से किसकी संख्या बड़ा है, प्लस की, इसलिए वो चार्ज आ गया। ये कब होता है, जब लॉस करते हैं, आप जानते हो। ठीक है, क्लियर हो गया, फॉर्मेशन ऑफ ए पॉजिटिव आयन। तो हमने अभी क्या सीखा, लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एग्जांपल में एल्युमिनियम बना देना। ठीक है ना, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बेटा हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए नेगेटिव आयंस। ठीक है ना, तो जब भी कोई न्यूट्रल एटम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, डुप्लेट पूरा करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन को जब गेन करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है ना, तो गेन करने के बाद उस पर नेट चार्ज क्या होता है, आइए देखते हैं इस पर।
जैसे फॉर एग्जांपल है ऑक्सीजन ही ले लो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया तो क्या होता है इसमें एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 8 होता है, मास नंबर 16 होता है, तो 2,6 लिख सकते हैं क्योंकि बाहरी शेल्स में देखो ये बाहरी सेल्स में मैक्सिमम देखो यहाँ पे पहले सेल्स में कितना 2 और दूसरे सेल्स में कितना रहेगा, कितना बचा 8 में से 2 चला गया तो बचा 6 ना, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हुआ। तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दे या तो फिर कोई 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो हो जाएगा, या फिर कोई इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे दे बाहर से, कोई दूसरा एटम जो देने वाला, जैसे मेटल ही दे सकता है ना, तो कोई दूसरा एटम इसको कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा 6 + 2। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन गेन करना सबसे आसान होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने की भी एक लिमिट होती है, 3 इलेक्ट्रॉन तक उसके बाद हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। किसी भी मेटल में से हम मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्योंकि उसके पास उतनी एनर्जी नहीं होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए किसी दूसरे एटम के द्वारा। किसी दूसरे एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैक्सिमम कितनी एनर्जी लग सकती है, कितनी तक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 3 तक। पढ़ेंगे हम लोग क्लास 11 के प्रोडक्ट टेबल में ऐसी एनर्जी जब आएगा तब। तो यहाँ पे देखो बेटा, तो 2,6 हो गया। अगर कोई बाहर से इसे 2 इलेक्ट्रॉन कोई दे दिया, ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखो कितना प्रोटॉन है, इसका न्यूट्रल एटम में देखो प्रोटॉन संख्या कितनी बताओ, +8, इलेक्ट्रॉन कितना है -8, नेट चार्ज 0। कौन सा स्टेट में है, न्यूट्रल स्टेट में, स्टेट भी कहो। अगर कोई बाहर से कोई बंदा, कोई एटम, दानवीर कोई एटम इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन, जब इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या होगा, इसको देखो लिखने का तरीका भी बता रहा है कि बाहर से कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसमें देखो क्या निकला था कि सोडियम में से सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन कोई निकाल दिया, इस पर क्या बचा सोडियम प्लस। लिखने का तरीका ये है, सोडियम ये क्या बता रहा है कि किसी न्यूट्रल एटम में से, ये न्यूट्रल एटम है, किसी न्यूट्रल एटम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बचा, क्या बचा सोडियम आयंस। कौन सा कैरिज, पॉजिटिव चार्ज, ये भी करने वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं। तो ठीक उसी तरह ऑक्सीजन में कोई 2 इलेक्ट्रॉन कोई दे दिया तब इस पर क्या आ जाएगा, O पर। O पर क्या लिखेंगे, ठीक है, तो अभी बताएंगे क्या लिखेंगे, आप खुद बताओगे, खुद चेक करोगे। अब देखो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, जस की तस रहेगी +8, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी इलेक्ट्रॉन -8 न्यूट्रल स्टेट में, बाहर से आया ना, बाहर से, ये बाहर से कोई 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पहले कितना था -8, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो -10, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर -10 आ गया, तो नेट चार्ज बताओ कितना हो गया बेटा -2। तो इस एटम पर अब नेट चार्ज कितना आ गया, कितना आ गया -2। अब यही -2 चार्ज मैं इस पर लिख दिया, एक्स्ट्रा चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा O-2, यानी कि कैरीज है निगेटिव चार्ज। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन को कोई गेन करेगा तो उस एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। क्यों आया निगेटिव चार्ज, क्योंकि नेट चार्ज कितना बचता है, एक्स्ट्रा चार्ज कौन है, निगेटिव है ना, इसलिए इस पर एक्स्ट्रा चार्ज आएगा। सेम केस नाइट्रोजन में भी होगा, नाइट्रोजन कितना होता है 2,5, एटॉमिक नंबर 7 होता है ना बेटा, प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी +7, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी -7, नेट चार्ज कितना हुआ 0 न्यूट्रल स्टेट में, एट ए न्यूट्रल स्टेट में। अब जा देखो 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, कोई बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन दे दिया 3, देने वाले कौन, यही ना, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, देने वाले तो यही है। तो यहाँ पे वो चीज नहीं दिखाई दे रहा, बस देता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर कोई बाहर से इसे कोई 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया तब क्या होगा, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन को, किसी केमिकल इक्वेशन को जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर ये 14 है एटॉमिक मास, तो यहाँ पे वो 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नाइट्रोजन। अब बताओ इसका चार्ज कितना लिखेंगे, तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या देखो +7, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है माइनस, अब कितना 3, पहले 7 था इलेक्ट्रॉन, अब 3 एक्स्ट्रा आ गए तो कितना हो जाएगा -10। तो अब नेट चार्ज बताओ कितना होगा, नेट चार्ज कितना होगा -3। तो वही -3 चार्ज जो एक्स्ट्रा चार्ज है इसके पर हम लोग कैरी कर देते हैं, तो ये किस में मिल जाएगा
3 में। बोलो बात समझ में आया? तो नाइट्रोजन पर कितने चार्ज कैरी रहते हैं? -3 चार्जेस। 3 चार्ज क्यों? क्योंकि इसमें नेटवर्क चार्ज का कितना बचा? -3 चार्ज है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन के गेन करने पर क्या कैरीज होता है, क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ ए नेगेटिव चार्ज। तो ठीक इसी तरह ट्रेस किस में हो जाएगा बेटा? फ्लोरीन में भी हो जाएगा, क्लोरीन में भी हो जाएगा। फ्लोरीन में कितना होता है? 9 होता है एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का 17 होता है। ठीक है, इसी तरह आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, सेम इसी तरह क्लोरीन पे कितना बनेगा, फ्लोराइड पे कितना रहेगा? -1, क्लोरीन पे भी कितना रहेगा? -1। ठीक है, तो ये सब कैरियर चार्ज है। क्यों चार्ज आया, क्यों प्लस लिखा मैंने, क्यों माइनस लिखा? क्योंकि उस पर जो नेट चार्ज बचेगा वही चार्ज उस पर हम लोग कैरी लिख देते हैं, इसीलिए। तो आपसे कोई पूछेगा कि सोडियम पर ही पॉजिटिव क्यों लिखते हैं, निगेटिव क्यों नहीं लिखते हैं, तो आप बताओगे क्योंकि उस पर नेट चार्ज सोडियम पर पॉजिटिव बनता है, एक्स्ट्रा पॉजिटिव बना, इसलिए इस पर हमने क्या लिखा? पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव पर, ऑक्सीजन पर नेगेटिव क्यों लिखा? क्योंकि उस पर नेट चार्ज कितना बचा? आफ्टर गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन नेट चार्ज कितना बचा? -2, इसलिए -2 चार्ज लिख देते हैं। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ए आयंस। ठीक है ना, फ्रॉम न्यूट्रल एटम्स। ठीक है, तो ये एटम जो होता है 2 केस हो सकता है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, या तो गेन करेगा, लॉस करेगा तो फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, गेन करेगा तो नेगेटिव आयंस, और इस प्रकार से किसी भी न्यूट्रल एटम से बेटा आयंस का निर्माण होता है। अब यही सोडियम और यही मैग्नीशियम, यानी कि मेटल और नॉन मेटल से ही हम क्या सीखेंगे अगले क्लास में? कंपाउंड का बनना, कितने टाइप्स के कंपाउंड का बनना, और कंपाउंड जितने भी नॉमेनक्लेचर हैं उसके नाम अगर वो अगले क्लास में जान जाते हैं तो आप उसके बाद समझिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। अब आप किताब पढ़ना धड़ाधड़ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, उसमें छोटा सा बैलेंसिंग बता देंगे, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको कंपाउंड का नाम तो याद होना चाहिए ना, दिमाग में होना चाहिए कंपाउंड का नाम, तभी तो उस क्वेश्चन को बैलेंस करेंगे। लिखना, किसी केमिकल इक्वेशन को लिखने में क्या आता है? कंपाउंड तो आता है। कंपाउंड नहीं पता रहेगा तो कैसे लिखेंगे? तो हमारा लास्ट टारगेट अब हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं? उस कंपाउंड तक पहुंच गए हैं। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग कंपाउंड तक पहुंच गए अगले क्लास में। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री धड़ाधड़ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप यह वीडियो, ये कंटेंट आपको कुछ हेल्पफुल करेगा। अगर कुछ थोड़ा सा डाउट है तो कमेंट में जाना और सर से पूछना, सर ये हमको टॉपिक समझ में नहीं आया, इस टाइम पर ये समझ में नहीं आया, तुरंत मैं बता दूंगा। ठीक है बेटा, डोंट वरी। इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ बेटा कि केमिस्ट्री एकदम बेसिक से स्टार्ट किया जाए, और एकदम जब हम लोग किताब स्टार्ट कर पकड़े, चाहे 10th हो, 11th हो, 12th हो, एकदम धड़ाधड़ स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो चलो ठीक है, अगले क्लास हम मिलेंगे कंपाउंड्स वाले में। ठीक है, बाय बाय, बाय ना।